नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। चलिए देखिएगा, आज पढ़ना है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं आक्सीकरण अवस्था। प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी कि 3D के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं आक्सीकरण अवस्था या आक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे तत्व के नाम लिखा गया इस कॉलम में, और इस कॉलम में लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इस कॉलम में लिखा गया आक्सीकरण संख्या। तो 3D का यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का पहल का तत्व होता है स्केडियम, जिसकी परमाणु संख्या 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखा गया आर्गन से शुरू किया गया, क्योंकि स्केडियम से छोटा अक्रिय गैस आर्गन होता है। आर्गन से शुरू किया गया, आर्गन के बाद 4s आता है, 4s के बाद 3D आता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 भरेंगे। इसके बाद एस में 1 डब्बा बनाया जाता है और डी में 5 डब्बा बनाया जाता है। मतलब जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो 2 से 2 के आधा 1 डब्बा बनाएंगे। डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो 10 के आधा 5 डब्बा बनाएंगे, तो 5 डब्बा यहाँ पे बनाया गया है। इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका होगा, पहले एगो ऊपर फिर एगो नीचे। यदि 1 के डब्बा है तो यदि 1 से अधिक डब्बा है तो सबसे पहले एक ऊपर के तरफ, जब सब डब्बा में एक ऊपर की तरफ भर जाए तब एक नीचे की तरफ भरेंगे। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, एक ऊपर की तरफ भरा गया। इसकी आक्सीकरण संख्या +3 होता है हमेशा। यहाँ पे दूसर का तत्व टिटेनियम, जिसकी परमाणु संख्या 22। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया जो कि पिछले क्लास में भी इसको लिखा गया था। एस में 1 डब्बा बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ। डी में 5 डब्बा बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ऊपर की तरफ भरेंगे और बचेगा तो नीचे की तरफ भरेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ऊपर की तरफ भरा गया। इसकी आक्सीकरण संख्या +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अवस्थाओं में इसकी आक्सीकरण संख्या +4 आता है। इसके बाद तीसरा का तत्व वेनाडियम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा, डब्बा बनाया गया, 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ एक को। इसकी आक्सीकरण संख्या +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है और +5 भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम अवस्थाओं में इसकी आक्सीकरण संख्या, मतलब ज़्यादातर यौगिकों में इसकी आक्सीकरण संख्या +5 होता है, इसलिए 5 के अंदर 5 के नीचे अंडरलाइन किया गया है। इसके बाद अगला तत्व है क्रोमियम, परमाणु संख्या 24 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया, चूंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आता है और डी में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है, जिसके वजह से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल करके यहाँ 5 किया गया है। एस में 1 डब्बा बनता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले ऊपर की तरफ भर देंगे। इसके बाद डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 डब्बा बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भर देंगे। इसकी आक्सीकरण संख्या +2, +3, +4, +5, +6 और 6 जो है मैक्सिमम अवस्थाओं में आता है क्रोमियम का। इसके बाद मैग्नीज, परमाणु संख्या 25। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऊपर की तरफ 1 नीचे की तरफ। डी में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर की तरफ। इसके बाद आक्सीकरण संख्या लिखा गया कि +2 भी आता है, +3 भी आता है, +4, +5 और +6 और +7 भी आता है। और यहाँ पे +7 जो है मैक्सिमम, मतलब सबसे बड़ा, ये +7 जो है मैग्नीज +7, मैग्नीज जो है सबसे अधिक आक्सीकरण संख्या +7 प्रदर्शित करता है। यानी कि आक्सीकरण संख्या +7 से अधिक नहीं होता है, +8 है, इसका मतलब गलत है। मैग्नीज सबसे अधिक आक्सीकरण संख्या +7 प्रदर्शित करता है, क्योंकि मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि अकेले अकेले, यहाँ पे भी सब 5 गो इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। वैसे यहाँ पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, लेकिन इसका अपना 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है। तो इसमें अपना डी का अपना 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसके वजह से मैग्नीज जो है +7 आक्सीकरण संख्या सबसे अधिक प्रदर्शित करता है। परीक्षा में एक बार पूछा भी गया है कि सबसे अधिक आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कौन करता है। ऑप्शन में मैग्नीज सही जवाब होगा। एक बार ये भी पूछा गया है
कि मैग्नीज +7 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, क्यों? तो जवाब ये होगा कि मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी ऑर्बिटल में सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके वजह से मैग्नीज सबसे अधिक +7 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। चलिए देखिएगा, अभी हम लोग मैग्नीज तक पढ़े थे। मैग्नीज के बाद परमाणु संख्या उसका 25 था। अब उसके आगे आयरन परमाणु संख्या 26 यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 18, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होगा? तो पहले एक ऊपर के तरफ, पहले एक इलेक्ट्रॉन ऊपर के तरफ हम लोग भरेंगे, और फिर बच जाए तो एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा है तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ भरेंगे। यही काम इसमें भी, ये लिखा गया 18, 2, 20, 7, 27। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ हम लोग भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, तो बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग भरेंगे नीचे की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया 7 इलेक्ट्रॉन टोटल। यहाँ पे निकेल 28 लिखा गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब बच गए 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब तीनों इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ भरेंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ भरेंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन, तीनों को नीचे की तरफ भरेंगे। इसके बाद कॉपर परमाणु संख्या 29। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भरेंगे, और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ भरेंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ भरेंगे। हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब उसी तरह से जिंक में, तो जिंक में पहले एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, और फिर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसको नीचे की तरफ। यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात की जाए तो इसमें मतलब आयरन के सबसे ज़्यादातर स्थितियों में जो ऑक्सीकरण संख्या आता है वह +2 और +3 मैक्सिमम अवस्थाओं में आता है, मतलब ज़्यादातर यौगिकों में आता है। यहाँ पे कोबाल्ट के ऑक्सीकरण संख्या +2 +3 ही ज़्यादातर अवस्थाओं में आता है, कभी कभी +4 भी आता है। तो यहाँ पे निकेल की बात की जाए तो निकेल का भी +2 और +3 ही आता है, बहुत कम अवस्थाओं में +4 आता है। यहाँ पे कॉपर के, तो कॉपर के ऑक्सीकरण संख्या +1 +2 होता है, लेकिन ज़्यादातर अवस्थाओं में +2 होता है। और जिंक का एक ही ऑक्सीकरण संख्या होता है +2। इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण संख्या के हम लोग देखते हुए ये बात कह सकते हैं कि स्केडियम पहिलका तत्व जो केवल +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता था, और जिंक लास्ट वाला केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में, यानी कि 3D श्रेणी के तत्वों में केवल स्केडियम और जिंक ऐसे 2 तत्व हैं जो कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करते हैं। देखिएगा, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद अब हम लोग बात करेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष। मतलब अभी लिखा गया था प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और फिर ऑक्सीकरण संख्या लिखा गया था। तो उससे जो ऑक्सीकरण संख्या लिखा गया था, उस ऑक्सीकरण संख्या को देख करके हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उस बात को यहाँ पे लिखेंगे कि उसको देख करके क्या हम लोग सीखे, क्या समझे। तो नंबर 1 दीजिएगा रोमन अंक में, और 1 नंबर में लिखिएगा 1 नंबर में स्केडियम तथा जिंक, स्केडियम तथा जिंक, स्केडियम तथा जिंक को छोड़कर इस श्रेणी के सभी तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं।
परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। देखिएगा जो अभी लिखा गया था ऑक्सीकरण संख्या, उसमें सबसे ऊपर था स्केडियम, और स्केडियम के ऑक्सीकरण संख्या केवल +3 था, मतलब एक ही था। और सबसे लास्ट में था जिंक, जिंक के केवल +2 था। मतलब ये दो तरह के ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल एक ही। स्केडियम केवल एक +3 करता है और जिंक केवल एक +2 करता है। इसका मतलब कि ये अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके अलावा बाकी के जो सदस्य हैं वे अलग अलग +2, +3, +4, +1, +7 ऑक्सीकरण संख्या मतलब अलग अलग प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद नंबर लिखिएगा 2 नंबर, रोमन अंक में 2 नंबर, और लिखिएगा इस श्रेणी के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें NS इलेक्ट्रॉन के साथ साथ NS इलेक्ट्रॉन के साथ साथ N-1 के इलेक्ट्रॉन भी बंधन बनाने में भाग लेते हैं। बोला गया इसमें ये कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं तो इनका परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या क्यों ये प्रदर्शित करते हैं, इसका कारण ये है कि बोला गया कि NS इलेक्ट्रॉन के साथ साथ N-1 के इलेक्ट्रॉन भी बंधन बनाने में भाग लेते हैं। मतलब जैसे बात करें हम लोग आयरन की, तो आयरन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी लिखा गया था कि आर्गन 18 4s2 और 3d6। तो इसको यदि हम लोग n मानते हैं तो ये हो जाएगा N-1। तो बोला गया इसमें ये कि जब आयरन किसी दूसरे तत्व के साथ यदि बंधन बनाता है, यौगिक के निर्माण करता है, तो NS मतलब इसमें के इलेक्ट्रॉन तो बंधन बनाने में ही भाग लेता ही है, साथ साथ N-1 मतलब इसमें के इलेक्ट्रॉन भी यानी कि D वाला इलेक्ट्रॉन भी बंधन बनाने में भाग लेता है। यही कारण है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, यानी कि S वाला इलेक्ट्रॉन तो बंधन बनाने में भाग लेता ही है, साथ ही साथ D वाला इलेक्ट्रॉन भी बंधन बनाने में भाग लेता है, जिसके वजह से ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद 3 नंबर में लिखिएगा निम्न ऑक्सीकरण अवस्था NS ऑर्बिटल में इस तरह से NS ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है मतलब बोला गया 3 नंबर में ये बात कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, निम्न मतलब हो गया कम मतलब छोटा, मतलब छोटा ऑक्सीकरण संख्या जो है ना प्राप्त होता है क्यों? NS के इलेक्ट्रॉन के कारण। मतलब यदि बंधन बनाने में केवल S वाला इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, बंधन बनाने में केवल S वाला इलेक्ट्रॉन यदि भाग ले रहा है तो उस समय ऑक्सीकरण संख्या छोटा आएगा, है ना। NS केवल S वाला इलेक्ट्रॉन यदि बंधन बनाने में भाग ले रहा है तो उस समय ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वह छोटा होगा, और यदि S के साथ साथ D वाला भी इलेक्ट्रॉन यदि बंधन बनाने में भाग ले रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या बड़ा आएगा,
इसके बाद 4 नंबर में लिखिएगा सबसे उभयनिष्ठ ऑक्सीकरण संख्या, सबसे उभयनिष्ठ ऑक्सीकरण संख्या, सबसे उभयनिष्ठ ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है, +2 होता है। खड़ी पाई दीजिएगा। देखिए लिखा गया कि सबसे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कॉमन मतलब जो सब में मिलता है, यानी कि जो 21 से लेकर 30 तक, स्केडियम से लेकर जिंक तक लिखा गया था तत्व के ऑक्सीकरण संख्या, उस सब में +2 था, सिर्फ स्केडियम को छोड़ करके। देखिएगा स्केडियम को छोड़ करके सब में +2 है, इसका मतलब कि +2 सब में मिलता है, यानी कि कॉमन ऑक्सीकरण संख्या, उभयनिष्ठ ऑक्सीकरण संख्या +2 है। +2 ही एक ऐसा ऑक्सीकरण संख्या है जो लगभग सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या में पाया जाता है। ये बात लिखा गया। इसके बाद 5 नंबर, 5 नंबर में लिखिएगा मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज सबसे बड़ा ऑक्सीकरण संख्या, सबसे बड़ा ऑक्सीकरण संख्या, सबसे बड़ा ऑक्सीकरण संख्या +7 प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके d ऑर्बिटल में, इसके d ऑर्बिटल में, इसके d ऑर्बिटल में सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए देखिएगा, अभी लिखा गया ये बात कि मैग्नीज सबसे बड़ा ऑक्सीकरण संख्या +7 प्रदर्शित करता है, यानी कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीकरण संख्या +7 से अधिक नहीं होता है। और मैग्नीज ही करता है क्यों? क्योंकि मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो d ऑर्बिटल होता है उसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखे थे। अब अगला हेडिंग दीजिएगा, 6 नंबर में लिखिएगा। 6 नंबर में, 6 नंबर में लिखिएगा +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था में बनने वाले बंधन, में बनने वाले बंधन की प्रकृति, की प्रकृति अधिकांशतः, अधिकांशतः आयनिक होता है, आयनिक होता है, आयनिक होता है, तथा तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में बनने वाले, में बनने वाले, में बनने वाले बंधन की प्रकृति, बंधन की प्रकृति सहसंयोजक होता है, सहसंयोजक होता है, तथा यह बंधन, तथा यह बंधन प्रायः प्रायः क्लोरीन, क्लोरीन तथा ऑक्सीजन के साथ बनता है, क्लोरीन तथा ऑक्सीजन के साथ बनता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा।
और लिखिएगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि +2 तथा +3 +2 तथा +3 आक्सीकरण अवस्था में बनने वाले बंधन के लिए क्रमशः 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। खड़ी पाई दीजिएगा और उसी में लिखिएगा, उच्च आक्सीकरण अवस्था में बनने वाले बंधन इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप होता है। खड़ी पाई दीजिएगा। देखिए इसमें लिखा है ये बात कि +2 और +3 जो आक्सीकरण संख्या प्राप्त होता है, ये जो आक्सीकरण संख्या प्राप्त होता है, यह किस बंधन के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो बोला गया कि यह जो है आयनिक बंधन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। मतलब +2 आक्सीकरण संख्या या +3 आक्सीकरण संख्या आयनिक बंधन के फलस्वरूप बनता है। और बोला गया उच्च आक्सीकरण संख्या, मतलब इससे अधिक, जैसे में +4 हुआ, +5 हुआ, +6 हुआ, +7 हुआ, ये सब जो है उच्च आक्सीकरण संख्या, ये सब प्राप्त होते हैं सहसंयोजक बंधन के द्वारा। सहसंयोजक बंधन के द्वारा प्राप्त होता है। मतलब 2 आक्सीकरण संख्या और 3 आक्सीकरण संख्या ये आयनिक बंधन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, और ये मतलब उच्च आक्सीकरण संख्या सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। आयनिक बंधन कब कहलाएगा? तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करके, त्याग या ग्रहण करके बंधन के निर्माण होता है, यानी कि धातु और अधातु के बीच में बंधन का निर्माण होता है, तो उसको बोला जाता है आयनिक बंधन। और जब इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके बंधन का निर्माण करते हैं, तो वैसे बंधन को बोला जाता है सहसंयोजक बंधन। यानी कहने का मतलब यह है कि उच्च आक्सीकरण संख्या प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, और निम्न आक्सीकरण संख्या प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन के त्याग से या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से। इसके बाद आगे हेडिंग दीजिएगा प्रश्न। अगला हेडिंग होगा प्रश्न, और लिखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला। प्रश्न हेडिंग दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला लिखिएगा, ऐसे संक्रमण तत्वों के नाम बताएं जो परिवर्तनशील आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करते हैं।
जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो बोला गया क्वेश्चन में ये बात कि ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बतलाना है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करते हैं, मतलब जिसका ऑक्सीकरण संख्या एक ही प्रकार का होता है। तो आंसर में हम लोग लिख लेंगे, आंसर में लिख लेंगे स्कैडियम तथा जिंक, क्योंकि हम लोग अभी लिखे थे कुछ देर पहले कि स्कैडियम केवल +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है और जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। तो यही दो ऐसे संक्रमण तत्व हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिएगा, संक्रमण तत्वों के 3D श्रेणी का कौन ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है और क्यों, और क्यों, और क्यों? तो देखिएगा क्वेश्चन बोला गया है ये कि संक्रमण तत्वों के 3D श्रेणी का, मतलब 3D श्रेणी की ही बात किया जा रहा है कि 3D श्रेणी का कौन सा ऐसा संक्रमण तत्व है जो कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है और वो क्यों करता है ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि मैग्नीज जो है ना, मैग्नीज सबसे अधिक +7 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है और यह है 3D का, यानी कि संक्रमण तत्वों में 3D श्रेणी का मैग्नीज ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है और वह भी +7। क्यों करता है? तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में d ऑर्बिटल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि मैग्नीज जो है 3D श्रेणी का संक्रमण तत्व है जो सबसे अधिक +7 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके d ऑर्बिटल में सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो लिखिएगा आंसर, संक्रमण तत्वों के 3D श्रेणी का मैग्नीज एक ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या +7 प्रदर्शित करता है, +7 प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके d ऑर्बिटल में सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। अगला हेडिंग होगा, अगला हेडिंग 3D श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय गुण। 3D श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय गुण। इसमें सबसे पहला होगा
प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक पदार्थ। सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ, हेडिंग नंबर 1 दीजिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डाईमैग्नेटिक इंग्लिश होता है इसका। देखिए परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, पूछा गया है कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है। प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्रतिचुंबकीय, फिर नीचे पढ़ लेंगे अनुचुंबकीय। तो समझिएगा प्रतिचुंबकीय क्या होता है। प्रतिचुंबकीय वह पदार्थ होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे में बात किया जाए जिंक के, तो जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम लोग। तो जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद मिलेगा आपको आर्गन 18, 4s2 और 3d10। पीछे लिखे भी हैं हम लोग। इसमें 5 डब्बा बनेगा, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऊपर की तरफ एक एक भरेंगे, फिर 5 इलेक्ट्रॉन बच गया तो नीचे की तरफ एक एक भरेंगे, और ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो बोला गया है, अभी आपको समझाया गया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ उसको कहेंगे जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अयुग्मित का मतलब हुआ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि अकेले मतलब एक भी अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। देख रहे हैं आप, इस डब्बा में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इस डब्बा में भी कितने, 2। इस डब्बा में भी 2, मतलब हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन है, अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंगल नहीं है। यानी कहने का मतलब कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसलिए यह कहलाएगा क्या, प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। जैसे हम लोग बात करें स्केडियम के, यदि लिखा जाए तो स्केडियम में कैसे होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर्गन 18, इसके बाद 4s2 और 3d लिखेंगे 1। तो यहाँ पे 5 डब्बा यदि बनाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग। तो एक यहाँ पे भरेंगे, एक यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल है मतलब क्या है, अकेले है मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो स्केडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, और इसलिए स्केडियम प्रतिचुंबकीय नहीं कहलाएगा। लेकिन जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसलिए जिंक जो है प्रतिचुंबकीय कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वे चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करते हैं। प्रतिचुंबकीय जो होते हैं चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित भी नहीं होते हैं, मतलब चुंबक इसको अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। तो प्रतिचुंबकीय के बारे में एक बार फिर से सुनिएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर d ऑर्बिटल में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। दूसरी बात कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करता है, और तीसरी बात कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होता है। तो लिखिएगा इसके बारे में, लिखिए वैसा पदार्थ जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा।
ये पदार्थ चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। इसके बाद हेडिंग दीजिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसको इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। दूसरा का हेडिंग अनुचुंबकीय पदार्थ, बोर्ड पे दिया गया है पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक। अब देखिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो ठीक इसके विपरीत प्रतिचुंबकीय के विपरीत होता है। प्रतिचुंबकीय की परिभाषा लिखा गया कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। प्रतिचुंबकीय में लिखा गया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो इसमें लिखेंगे अनुचुंबकीय में लिखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। प्रतिचुंबकीय में लिखा गया कि चुंबकीय आघूर्ण नहीं प्रदर्शित करता है, और इसमें चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। प्रतिचुंबकीय में लिखा गया कि वह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है। तो लिखिएगा इसके बारे में। वैसा पदार्थ जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, कमा दीजिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। खड़ी पाई दीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके, यह चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। यह चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। यह चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित भी होता है। तो ये था अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। अगला हेडिंग दीजिएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला हेडिंग लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ समझिएगा लौह चुंबकीय के बारे में। लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है ना, वह अनुचुंबकीय पदार्थ का ही एक रूप है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ को ही लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है।
लेकिन अंतर यह है कि जिसमें अनुचुंबकत्व गुण अधिक होता है, जिसमें अनुचुंबकत्व गुण अधिक होता है उसको बोला जाता है क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ को ही बोलेंगे हम लोग लौह चुंबकीय पदार्थ। लेकिन जिसका अनुचुंबकत्व गुण अधिक होता है, अनुचुंबकत्व गुण का मतलब कि जो चुंबकीय गुण ज्यादा उत्पन्न करता है, जो चुंबकीय गुण ज्यादा उत्पन्न करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तेजी से आकर्षित होता है उसको बोलेंगे क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ। यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो है एक तरह का अनुचुंबकीय पदार्थ है जो तीव्रता से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है। तो लिखिएगा इसके बारे में। जिस धातु में अनुचुंबकत्व की तीव्रता अधिक होती है, कमा दीजिएगा, उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।